आज से ज्योग्राफी का क्लास स्टार्ट करना है हमको। सबसे पहला टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो कोऑर्डिनेट्स के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि ज्योग्राफी पढ़ने के लिए सबसे पहले जो बेसिक थिंग्स है, जैसे मैप्स क्या है, ग्लोब क्या है, उस पर कोऑर्डिनेट्स क्या होता है, ये सब चीजें जानना जरूरी होती है। ठीक है, तो जो सबसे पहला टॉपिक हमारा होगा वो होगा मैप्स पर। मैप के बाद में हम आएंगे किस पर, कोऑर्डिनेट्स पर। ठीक है, और हो सके तो तीसरा हिस्सा जो लैंड फॉर्म्स है उस पर हम लोग बात करेंगे। ये तीन हिस्से पर हम बात करेंगे। सबसे पहले मैप क्या है, तो मैप पेपर पर किसी ज्योग्राफिकल एरिया का रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, कहने का मतलब कि ज्योग्राफिकल एरिया यानी कि पृथ्वी पर किसी जगह को कागज में उसका चित्र बनाना या ड्राइंग बनाना क्या मैप या नक्शा कहलाता है। ठीक है, मैप में तीन चीजें होती हैं या तीन कंपोनेंट्स ऑफ मैप है जिनको जानना जरूरी है, जिसके बगैर मैप को पढ़ पाना मुश्किल होता है। तो इसको क्या कहते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ मैप। कंपोनेंट्स ऑफ मैप, पहला जो कंपोनेंट है वो है डायरेक्शन। डायरेक्शन के बाद डिस्टेंस, और डिस्टेंस के बाद में जो तीसरा हिस्सा है वो है आपका सिंबल। ठीक है, डायरेक्शन में आए तो मैप पर बेसिक चार डायरेक्शन होते हैं। कौन सा, ये होते हैं कौन कौन से, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट। ये चार मेन डायरेक्शन होते हैं, इनको कार्डिनल डायरेक्शन कहा जाता है। क्या, कौन सा डायरेक्शन, तो कार्डिनल डायरेक्शन कहा जाता है इनको। इनके अलावा ये हो जाएगा आपका नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ और ईस्ट के बीच का, साउथ और ईस्ट के बीच का हो जाएगा साउथ ईस्ट, वैसे ही साउथ वेस्ट, और ये कौन सा, नॉर्थ वेस्ट। तो टोटल 8 डायरेक्शन दिखाए जाते हैं मैप पर। जब कभी भी आप मैप देखेंगे तो मैप के नीचे कॉर्नर में आपको इस तरीके से ड्राइंग बना हुआ दिखेगा। इस तरीके से हाफ शेडेड पार्ट है जो नॉर्थ को दिखाता है, रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ये 4 कार्डिनल डायरेक्शन है जो मैप में दिए गए होते हैं, जिनके बगैर हम क्या करते हैं, मैप को पढ़ पाना मुश्किल होता है। ठीक, तो ये हो गया डायरेक्शन। दूसरा आते हैं डिस्टेंस पर। डिस्टेंस के लिए जो चीज यूज किया जाता है वो है स्केल। कौन सा, आपका स्केल है ना, SCALE, स्केल। स्केल क्या होता है, देखिए ध्यान दीजिए। आपको जिस एरिया का, जैसे मान ले चलो कि आपको किसी मोहल्ले का मैप बनाना है, तो मोहल्ला अपने आप में काफी बड़ा है। उस मोहल्ले को हम मैप में यानी कि उस साइज का पेपर हम नहीं ढूंढ सकते। भाई देखो, एक्चुअली अगर आप कोई शहर है जो 4 किलोमीटर स्क्वायर का है, आप 4 किलोमीटर स्क्वायर का पेपर तो नहीं व्यवस्था कर सकते, या उस पर बना पाना मुश्किल होता है। देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, कोई एरिया है जो कितना है, 4 किलोमीटर का है। हमको इस 4 किलोमीटर एरिया वाले किसी शहर का या किसी गांव का हमको मैप बनना है या नक्शा बनना है, तो ये पॉसिबल नहीं है व्यवहारिक रूप में कि हम उस गांव के साइज का पेपर ला सके। तो हम क्या करते हैं कि उस गांव का जो एरिया है, जैसे मान लो 10 किलोमीटर के एरिया इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, हम क्या मेजर कर लेते हैं, स्केल मेजर कर लेते हैं। मतलब क्या, स्केल क्या हुआ, तो स्केल एक्चुअल ज्योग्राफिकल एरिया का जो डिस्टेंस है उसका, और आपके पेपर पर जो आपने डिस्टेंस बताया है, उन दोनों का रेशियो होता है। क्या कह रहा हूं मैं, स्केल इज अ रेशियो ऑफ द एक्चुअल डिस्टेंस टू द डिस्टेंस रिप्रेजेंटेड ऑन द मैप। मतलब मेरे नक्शे में अगर मैं 1 सेंटीमीटर नाप रहा हूं तो वो एक्चुअल कितना किलोमीटर के बराबर होगा, 10 किलोमीटर के बराबर होगा, ऐसा मैं कहना चाह रहा हूं। तो हम क्या करते हैं, किसी भी बड़े एरिया को छोटा बनाकर दिखाने के लिए स्केल का यूज करते हैं, ताकि हमको उस साइज का पेपर जो कि पॉसिबल नहीं है वो यूज करना पड़े, और छोटे पेपर में हमारा काम हो जाता है। इसको इतनी बारीकी से बनाया जाता है, इतना ध्यान देकर बनाया जाता है कि कहीं पर भी जो डिस्टेंस है वो अलग नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या होगा, दूसरा चीज हम लोग क्या करेंगे, पहला हमारा डायरेक्शन होगा। डायरेक्शन के बाद कौन सा हिस्सा हम कर लिए हैं, स्केल। स्केल के बाद आते हैं सिंबल में। इसको सिंबल के साथ साथ इसको कलर भी हम इसको ऐड कर सकते हैं, क्योंकि कलर अलग अलग कलर दिखाने होते हैं मैप में। देखिए मैप पर अलग अलग जगहों को रिप्रेजेंट करने के लिए अलग अलग प्रतीक चिन्हों का, अलग अलग साइन का यूज किया जाता है। जैसे मान लो कि आपको रोड्स या हाईवे दिखाना है तो इस तरह के कहीं पर साइन दिखेंगे, ब्रिजेस के साइन कुछ इस तरीके से दिखेंगे, है ना। जैसे टेंपल दिखाना हो तो टेंपल, अगर चर्च है तो इस तरीके से साइन होगा, अगर कोई मंदिर है तो इस तरीके से बना होगा, ऊपर में क्या बना दिया जाएगा, ऐसा फ्लैग बना दिया जाएगा। वैसे हॉस्पिटल के लिए ऐसा प्लस साइन यूज किया जाता है, करते हैं सर। तो ये अलग अलग साइंस या सिंबल्स हैं जो अलग अलग जगहों को मैप पर पहचानने के लिए क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। साथ में अलग अलग कलर्स का भी हम यूज करते हैं, ताकि हम क्या कर सकते, आप देखते हैं ना मैप में कि कोई इंडिया का मैप देखें, अगर छत्तीसगढ़ का मैप देखें तो उसमें अलग अलग जिलों को या अलग अलग स्टेट्स को अलग अलग कलर्स में रिप्रेजेंट किया जाता है, ताकि दोनों में चीजों में क्या किया जा सके, अंतर किया जा सके। तो ये बेसिक चीजें हैं मैप के बारे में। ठीक है, मैप के बाद अब जो दूसरा हिस्सा हम करेंगे वो किस पर करेंगे, कोऑर्डिनेट पर। ठीक, तो कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, देखिए हम किसी भी जगह को मैप पे लोकेट करने के लिए या अर्थ पे लोकेट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, कोऑर्डिनेट्स का यूज करते हैं। कोऑर्डिनेट्स में दो चीजें होंगी, कौन कौन सा, एक तो आपका होगा कौन सा, लॉन्गिट्यूड, और दूसरा होता है कौन सा, लैटिट्यूड। इसको जानना जरूरी है। देखिए अर्थ पर किसी भी जगह को ट्रेस करने के लिए या लोकेट करने के लिए हम उसको किसका यूज करते हैं, कोऑर्डिनेट्स का यूज करते हैं, निर्देशांक का यूज करते हैं। ठीक है, ये किसके टर्म्स में होता है, लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स के टर्म्स में होते हैं। जैसे मान लो कि ये क्या है, आपका ग्लोब है। क्या है, ग्लोब। अच्छा, ग्लोब क्या होता है, तो ग्लोब एक मिनिएचर मॉडल होता है या मिनिएचर फॉर्म ऑफ अर्थ होता है, जिसमें पूरे अर्थ का जितना भी लोकेशन है सभी का मैप बनाया जाता है किसी बॉल पर, है ना। क्या कह रहा हूं मैं, ग्लोब अर्थ का एक मॉडल है जिसमें सभी जगहों को नक्शे के माध्यम से दिखाया जाता है। ठीक है, या फिर अर्थ का कह सकते हैं क्या है, वो एक मॉडल है।
मान लो कि ये कोई ग्लोब है, इसमें हम ऐसे कुछ लाइंस खींचे हुए देखते हैं, कुछ लाइन इस तरीके से होते हैं, और ये एक और ग्लोब कंसीडर करते हैं इसमें कुछ इस तरीके से लाइंस बने होते हैं। कौन से? वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ होते हैं। जो वर्टिकल लाइंस होते हैं इन्हें कहा जाता है कौन, क्या चीज? लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड या इसको कहते हैं मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड कहते हैं, और इसे कहा जाता है पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। ठीक है, दो चीजें होती हैं। कौन सा? कुछ वर्टिकल लाइंस बने होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूड, या हिंदी में इसे कहा जाता है देशांतर। हिंदी में इसे देशांतरी रेखाएं कही जाती हैं, और इनको अक्षांशीय रेखाएं कहते हैं, अक्षांशीय रेखाएं। ठीक है, ये दो टाइप की लाइंस होती हैं, एक ऊर्ध्वाधर और दूसरी क्षैतिज। पहले बात करते हैं लॉन्गिट्यूड पर। तो लॉन्गिट्यूड टोटल कितनी लाइंस हैं? तो 360 लाइंस हैं, जो में हर एक लाइन 1 डिग्री को रिप्रेजेंट करता है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड टोटल 360 लाइंस हैं, हर एक लाइन 1 डिग्री को रिप्रेजेंट करता है। 1 डिग्री की वैल्यू होती है लगभग 4 मिनट के आसपास में। कितनी होती है? 1 डिग्री की वैल्यू तो 4 मिनट होती है। जो लॉन्गिट्यूड है वो किसके लिए काम आती है? तो टाइम के लिए। ठीक है, किसके लिए काम आती है? टाइम के लिए। जो 0 डिग्री लाइन है, जो कि ग्रीनविच ग्रीनविच लाइन कहते हैं, ये कहां से गुजरता है? तो लंदन से गुजरता है। ठीक, इंडिया के पास भी अपना एक टाइम लाइन है जिसको IST कहते हैं, जिसका कोऑर्डिनेट 82.5 डिग्री है। ठीक है, फिर से रिपीट करूं, ग्लोब पर कुछ वर्टिकल और कुछ हॉरिजॉन्टल लाइंस बने होते हैं। जो वर्टिकल लाइंस हैं उनको लॉन्गिट्यूड या मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड कहते हैं। ये मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड टाइम के डिक्लेरेशन के लिए काम आते हैं। इसमें टोटल 360 लाइंस हैं, हर एक डिग्री लाइन या हर एक लाइन 1 डिग्री को रिप्रेजेंट करता है, और 1 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 4 मिनट्स होती है। अलग अलग कंट्रीज में स्टैंडर्ड टाइम को लेने के लिए इसका लॉन्गिट्यूड, हर कंट्री का अपना अपना एक लॉन्गिट्यूड है जो उसके टाइम जोन के हिसाब से चलता है। मतलब कि क्या, हर देश में एक स्टैंडर्ड टाइम लाइन होता है जिसके हिसाब से उस देशों में क्या किया जाता है? टाइम चलाया जाता है। वैसे ही हमारे पास में इंडिया के पास भी अपना एक टाइम लाइन है जिसको हम IST लाइन कहते हैं, जो 82.5 डिग्री है। ठीक है, यहाँ पर दो चीजें हो रही हैं, एक तो होता है कौन सा? स्टैंडर्ड टाइम, और दूसरा कौन सा? लोकल टाइम। दोनों में डिफरेंस समझिए क्या है। स्टैंडर्ड टाइम अगर कह रहे हैं तो वो टाइम होगा किसके हिसाब से? लॉन्गिट्यूड के हिसाब से। अगर स्टैंडर्ड टाइम या मानक समय की बात करें तो मानक समय कौन सा होगा? जो आपका देशांतरी रेखाओं के हिसाब से होगा, इन्हें हम कौन सा टाइम कहेंगे? स्टैंडर्ड टाइम कहेंगे। और लोकल टाइम हर देश में अलग अलग हो सकता है। जैसे जिस देश में जब सूर्य सीधे सिर के ऊपर पहुंचता है ना, तो उसको हम बोलते हैं कि दोपहर के 12 बज रहे हैं। ठीक है, तो ये हर देश के हिसाब से अलग अलग हो सकता है। लेकिन स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है? ये ग्रीनविच जो 0 डिग्री लाइन है, जो मेन टाइम है, उसके हिसाब से अलग अलग होता है। जैसे इंडिया में बात करें तो हम इंडिया में GMT 5.50 जो कि पॉजिटिव में होता है, +5 मतलब क्या कि हम इस 0 डिग्री लाइन जो कि लंदन है उससे कितने घंटे आगे हैं? 5.5 घंटे आगे हैं। कहने का मतलब अगर लंदन में दोपहर के 12 बज रहे होंगे, उस समय भारत में शाम को 5:30 बज रहे हैं, मतलब कि हम लोग 5.5 घंटे आगे चलते हैं। ठीक है, ये किसके लिए हो गया? आपके लिए लॉन्गिट्यूड के लिए हो गया। सभी चीजों पर बात हो गई इसमें। ठीक, ये मैं बता रहा हूं। ठीक है, ये आपका लॉन्गिट्यूड वाला मामला हो गया। अब लॉन्गिट्यूड की बात पहुंचते हैं किसमें? लैटिट्यूड में। अच्छा, ये लॉन्गिट्यूड में और भी कुछ चीजें हैं। इसमें यह है कि जो लॉन्गिट्यूड लाइंस हैं ये उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर, यानी कि नॉर्थ और साउथ पोल पर एक साथ आकर क्या इकट्ठी जाती है। मतलब ये लाइंस नॉर्थ पोल से चालू होकर साउथ पोल में कुछ इस तरीके से जाते हैं। ठीक, मतलब अगर इसको ऊपर सामने से तो ऐसे सीधे सीधे दिखाई देंगी, लेकिन जैसे ग्लोब को ऊपर से देखा जाए तो ये कुछ इस तरीके से, मान लो ग्लोब है तो ये वाला पॉइंट अगर नॉर्थ पोल है तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। मतलब क्या, नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर दोनों जो लॉन्गिट्यूड लाइंस होती हैं वो क्या होती है? आकर इकट्ठी हो जाती हैं। ठीक है, ठीक है, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड कहा जाएगा। तो ये एक आखिरी चीज था। मतलब क्या कह रहा हूं कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल में सभी जो लॉन्गिट्यूड वाली लाइन है वो कहा जाती है? आकर इकट्ठी हो जाती है। मतलब इन लाइंस के बीच जो मैक्सिमम डिफरेंस होगा वो अर्थ के बीचों बीच में होगा। ये हो गया लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड के बाद हम आते हैं किस पर? पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड में। पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, ये सामने से तो ऐसा दिखाई देगा, हॉरिजॉन्टल लाइंस है, लेकिन इसे अगर ऊपर से देखें तो ऊपर से एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल की तरह, मतलब ऐसे वृत्त जिन सभी का केंद्र क्या है? एक ही है, ऐसा कुछ दिखाई देगा ऊपर से। ये सामने से देखते हैं, सामने से देखें तो लाइन लाइन दिखाई देंगे। इसे अगर ऊपर से देखा जाए तो ऐसे अलग अलग सर्कल्स दिखाई देंगे, जिन सभी का सर्कल क्या है? सेम है। ये लाइंस कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। जबकि लॉन्गिट्यूड की बात करें तो मैंने लॉन्गिट्यूड में आपको बताया कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल में आकर सभी लाइंस क्या जाती है? एक साथ इकट्ठी हो जाती है। वहीं अगर लैटिट्यूड की बात करें तो ये लाइन सभी पैरेलल्स होती हैं, एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। इनको क्या कहा जाता है? पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड कहा जाता है। इनका नंबर ऑफ लाइंस की बात करें तो ये कुल मिलाकर टोटल 181 लाइंस है। कितनी लाइंस है? 181। यहीं पर ये कितनी लाइंस है? 360 लाइंस थी। 360 लाइंस ही 1 डिग्री लाइन 4 मिनट को रिप्रेजेंट करता है। उसके साथ 360 लाइंस है वो किसके बराबर होती है? 24 आवर्स, यानी 24 घंटे के बराबर होते हैं। ठीक है, लैटिट्यूड पर आए तो लैटिट्यूड पर कितने लाइंस होते हैं? 181 लाइन होते हैं। इनका काम क्या है? तो ये क्लाइमेट, ठीक है, मौसम के निर्धारण के लिए काम होता है। देखते हैं कैसे। जैसे मैं एक बनाता हूं, ये मान लो कोई ग्लोब है।
ठीक है, इसमें अलग अलग टेम्परेचर जोन को रिप्रेजेंट किया जाता है लैटिट्यूड को यूज करके। देखो जो बीचों बीच एक लाइन जाएगी, ठीक है, इसको जो कोऑर्डिनेट होगा वो 0 डिग्री होगा। इस 0 डिग्री लाइन का नाम इक्वेटर है। क्या है? इक्वेटर। 0 डिग्री लैटिट्यूड क्या है? तो इक्वेटर है। ये अर्थ को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। कितने इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है? तो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। जो ऊपर वाला हिस्सा है उसे हम कहते हैं कौन सा? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। और जो नीचे वाला हिस्सा है हम कौन सा कहते हैं? साउदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? 0 डिग्री लाइन जिसको हम इक्वेटर कहते हैं वो अर्थ को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। जो ऊपर वाला लाइन है उसे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और नीचे वाला जो लाइन होगा उसको साउदर्न हेमिस्फीयर कहेंगे। हेमिस्फीयर क्यों कह रहे हैं? देखो आपको पता है गोले को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? स्फीयर कहा जाता है। क्योंकि ये आधा है इसलिए सेमीस्फीयर या हेमिस्फीयर कहते हैं, है ना। तो जो नॉर्थ वाले हिस्से में पड़ रहा है वो नॉर्दर्न सेमीस्फीयर हो जाएगा और जो साउथ वाले हिस्से में पड़ता है वो साउदर्न सेमीस्फीयर हो जाएगा। इसके बाद में दो लाइंस और हैं, कौन सा? एक ये वाला और दूसरा ये वाला। ठीक है, ये इसका कोऑर्डिनेट जाएगा 23.5 डिग्रीज नॉर्थ और ये जाएगा 23.5 डिग्रीज साउथ। जो ऊपर वाला लाइन है, ऊपर वाला लाइन को कहा जाता है क्या? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और नीचे वाला जो लाइन है इसको कहा जाता है क्या? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, ऊपर लाइन क्या कहलाता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहलाता है और नीचे वाला जो लाइन है वो क्या कहलाता है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नॉर्थ में और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न साउथ में, इन दोनों के बीच का जो एरिया है इसे कहा जाता है टॉरिड जोन। क्या कहा जाता है? टॉरिड जोन। ठीक है, ये जो टॉरिड जोन होता है ये सबसे ज्यादा टेम्परेचर वाला एरिया होता है किस पर? अर्थ पर। क्योंकि साल भर कभी ना कभी सूर्य इन्हीं दोनों लाइंस के ऊपर ही चमकता है, सीधे किसमें? 90 डिग्री पर, यानी कि लंबवत सीधे ऊपर की ओर चमकता है। किसमें? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर में। यही वजह है कि ये जो टॉरिड जोन है ये सबसे गर्म जगह होता है किस पर? पृथ्वी पर। और पृथ्वी पर यही वो जगह है जहां पर सूर्य सीधे सीधे ऊपर में चमकता है। ठीक है, और यहाँ पर साल भर बारिश होती रहती है। ठीक है, आप देखेंगे कि कौन सा? अफ्रीका। ठीक है, अफ्रीका सीधे सीधे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर पड़ता है। नॉर्थ अमेरिका भी है जो कहां पर पड़ता है? सीधे सीधे ट्रॉपिक ऑफ टॉरिड जोन में पड़ता है। इसलिए ये दो ऐसे जगह है जहां पर सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है। ठीक है, इसके बाद ऊपर में आए तो ये 66.5 डिग्रीज नॉर्थ और ये 66.5 डिग्रीज साउथ। ये दो कोऑर्डिनेट्स हैं। ऊपर वाले को कहा जाता है आर्कटिक सर्कल और नीचे वाले को कहा जाता है क्या? अंटार्कटिक सर्कल। ठीक है, इस ऊपर लाइन का नाम क्या है? आर्कटिक सर्कल और जो नीचे लाइन है उसका नाम है क्या है? अंटार्कटिक सर्कल। ठीक है, ये वो जगह है जहां पर सूर्य की रोशनी बहुत कम पड़ती है। क्या कह रहा हूं? 66 डिग्रीज ऊपर में जो नॉर्थ है और 66.5 डिग्रीज के बाद का हिस्सा साउथ में। इन दोनों को फ्रिजिड जोन कहते हैं। कौन सा जोन? फ्रिजिड, FRIGID, फ्रिजिड जोन कहा जाता है। क्योंकि इन जगहों पर टेम्परेचर बहुत कम होता है, जिसलिए हम जानते हैं ना कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर, यानी कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर बर्फ होते हैं बहुत ज्यादा। कारण कभी सूर्य का जो लाइट है या सनलाइट है वो कभी भी डायरेक्टली उस पर नहीं पड़ता है, मतलब तिरछे जाएगा, इन सब कभी आता ही नहीं है। अब जो ये फ्रिजिड जोन ऊपर और नीचे बीच का टॉरिड जोन, इसके बीच का जो हिस्सा होगा उसे टेम्परेट जोन कहा जाएगा। कौन सा जोन? टेम्परेट जोन। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, मतलब सबसे गर्म हिस्सा ये हो जाएगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न के बीच का, उससे थोड़ा सा गर्म, उससे थोड़ा सा ठंडा टेम्परेट जोन ऊपर नीचे, और सबसे ठंडा हिस्सा कौन सा? तो फ्रिजिड जोन हो जाएगा। तो ये कुछ बेसिक कौन से थे? पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड थे। कितनी लाइंस है? तो 181 लाइंस है। कैसे? एक 0 डिग्री लाइन बीच में, इसके ऊपर 90 लाइंस ड्रॉन है जो कि नॉर्थ में रहेंगे और इसके नीचे का 90 डिग्रीज का लाइन साउथ, मतलब 90 साउथ में, 90 नॉर्थ में। तो 90 90 180 और एक 0 डिग्री लाइन बीचों बीच में कौन सा? इक्वेटर। ठीक है, तो ऐसे मिलाकर कितने आते हैं? टोटल 181 लाइंस हो जाती हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड। एक बार फिर से रिकॉल करते हैं, लॉन्गिट्यूड कितनी है टोटल, शुरू से रिकॉल करते हैं। तो लॉन्गिट्यूड का क्या काम आता है? तो ये टाइम के निर्धारण के लिए काम आता है, यानी समय के निर्धारण के लिए। टोटल 360 लाइंस हैं। हर देश का अपना अलग अलग एक स्टैंडर्ड टाइम फिक्स्ड है जो कि लॉन्गिट्यूड के हिसाब से चलता है। जैसे इंडिया का 82.5 डिग्री से, ठीक है, जो लंदन शहर से गुजरता है 0 डिग्री लाइन, जिसको हम प्राइम मेरिडियन भी कहते हैं, ये कौन सा? ग्रीनविच मीन टाइम से कहा जाता है। ठीक है, इसी के आधार पर अलग देशों में टाइम देखा जाता है। जैसे इंडिया में बताया 82.5 डिग्री से, तो हम कितने घंटे आगे? 5.5 घंटे आगे हैं। क्लियर है? ठीक है, टोटल ये सब चीजें बात हो गई इस पर। मतलब 1 डिग्री लाइन कितने को? 4 मिनट को रिप्रेजेंट करता है। वहीं पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड की बात करें तो ये टोटल 181 लाइंस है। कितनी लाइंस है? 181 लाइंस है। 0 डिग्री वाला लाइन बीचों बीच जो अर्थ को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है उसे इक्वेटर कहते हैं। इसके ऊपर 90 अलग अलग लाइंस है जो कि नॉर्थ सेमिस्फीयर में है और 90 साउथ सेमिस्फीयर में। तीनों मिलाकर कितने? 181 लाइन होते हैं। ये काम आते हैं किसके लिए? तो इसको ध्यान रखें कि क्लाइमेट को या टेम्परेट जोन को डिवाइड करने के लिए काम आता है। किस पर? पृथ्वी पर। ठीक, इक्वेटर के बाद 0 डिग्री लाइन, उसके बाद आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, है ना, इसको कर्क रेखा। और ये कौन सा? मकर रेखा। इसको कौन सा रेखा कहते हैं? तो ये कर्क रेखा कहलाता है। और ये कौन सा रेखा? तो मकर रेखा।
ठीक है। इन दोनों के बीच के हिस्से को टॉरिड जोन कहते हैं। ये पृथ्वी पर वो हिस्सा है जो सबसे ज्यादा हीट या कहना चाहिए हीट एब्जॉर्ब या फिर कहते हैं क्या सबसे ज्यादा गर्म इलाका है। इसके बीच का हिस्सा टेम्परेट जोन और 66.5 डिग्री नॉर्थ के ऊपर 66.5 डिग्री साउथ के नीचे का जो हिस्सा होता है वो कौन सा हिस्सा कहलाता है? फ्रिजिड जोन कहलाता है। ठीक है, इसमें मुख्यतः आर्कटिक सर्कल और अंटार्कटिक सर्कल आते हैं। ठीक है, जो बर्फीला इलाका है जहां पर सन की लाइट्स डायरेक्टली कभी नहीं पड़ती है, इसलिए वहां पर ज्यादा कुछ खास गर्मी होती नहीं है। ठीक है, तो ये कौन सा हो गया आपका? पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स, पैरेलल्स ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। ठीक है, इसके अलावा हाँ, इसके अलावा एक छोटी सी चीजें हैं, जैसे आपको पता है कि जो ग्लोब है, ग्लोब वैसे नहीं घूमता है जैसा हमको देखते हैं, ये अपने एक्सिस में थोड़ा सा तिरछा है। जैसे आपने कहीं ग्लोब का मॉडल देखा होगा, तो उस ग्लोब में आपको ये देखते हैं कि वो थोड़ा तिरछा रखा होता है, किस पर? अपने फ्रेम पर, है ना। देखिए मैं क्या कह रहा हूं कि हमारे पास जो ग्लोब होता है वो थोड़ा सा ऐसा टिल्टेड रखा होता है, कि तिरछा होता है। कितना तिरछा होता है? ये जैसे मान लेते हैं कि ये क्या है? ग्लोब है। जैसे ये ग्लोब है तो ये हमेशा इस तरीके से रखा जाता है, इस तरीके से, मतलब कितना डिग्री, मतलब ये मेन सेंट्रल एक्सिस है तो उससे कुछ तिरछा इस तरीके से लगाया जाता है। ये तिरछा कितना है? तो सेंटर पर 23.5 डिग्री और यहाँ ऊपर में, तो ऊपर में ये 66.5 डिग्री। इस टिल्ट की वजह से ये होता है कि कभी कभी नॉर्थ पोल और साउथ पोल, जैसे एक नॉर्वे एक शहर है जहां पर जैसे तिरछे होने, अर्थ अपने एक्सिस में घूम रहा है थोड़ा तिरछा होके, है ना भाई। कितना डिग्री? तो 23.5 डिग्री। इसकी वजह से होता यह है कि कभी कभी कुछ जगह ऐसे होते हैं, जैसे मैंने बात की नॉर्वे की, वहां पर 6 महीने दिन और 6 महीने रात होता है, क्योंकि लाइट वहां पर सूर्य बहुत कम समय के लिए उगता है। इसको विंटर एंड समर सॉलिस्टिक्स कहते हैं। देखो तीन चीजें हैं, मैं क्या क्या कह रहा हूं। एक आप ले लीजिए कौन सा? समर, दूसरा विंटर, और तीसरा नंबर का चीज क्या है? इक्विनॉक्स। देखिए समझिए चारों तीनों चीजें क्या है। देखिए समर सॉलिस्टिक्स क्या होता है? 21 जून को ये घटना घटती है। घटना घटती है मतलब ये एक ऐसा सिचुएशन है समर सॉलिस्टिक्स कि इस समय में दिन सबसे बड़ा होता है। ठीक है, रात की अपेक्षा में दिन सबसे बड़ा हुआ, तो कब? 21 जून को। विंटर सॉलिस्टिक्स 22 दिसंबर को पड़ता है, तो 22 दिसंबर को क्या होगा? रात बहुत लंबी होती है, दिन छोटा हो जाता है। ठीक है, फिर से रिपीट करूं तो समर सॉलिस्टिक्स में 21 जून को दिन सबसे बड़ी, मतलब एक साल में सबसे बड़ा दिन कब? समर सॉलिस्टिक्स 21 जून को। विंटर सॉलिस्टिक्स एक साल में सबसे लंबी रात 22 दिसंबर को होती है। और इक्विनॉक्स एक ऐसा सिचुएशन है कब? 21 मार्च को और 23 सितंबर को, कि इसमें क्या होता है कि दिन और रात दोनों की लंबाई एक, मतलब 12 घंटा दिन और 12 घंटा रात ऐसा होता है, ऐसा बोल सकते हैं आप। ठीक है, तो ये पढ़ा जाता है मोशंस ऑफ अर्थ में। किसमें? मोशंस ऑफ अर्थ, यानी कि पृथ्वी की गति में। ठीक है, तो